एक अलग 2024 की कल्पना करें। भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की अगुवाई करते हैं। चुनाव के बाद धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के नाम पर टीडीपी और बीजेडी इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर के कारण भारी जीत मिलती है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के अलग अलग गुटों ने मिलकर एक मजबूत बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाया। जबकि इंडिया ब्लॉक के लिए ये सबसे अच्छी स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन सबसे खराब स्थिति यानी विघटन भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल कर एक मजबूत संसदीय विपक्ष का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य जगहों पर प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी के चुनावी रथ के खिलाफ अपनी जमीन मजबूत की। झारखंड और जम्मू कश्मीर ने बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक रूप से इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान किया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, फिर भी खराब प्रदर्शन करने वाला विपक्ष संघर्ष कर रहा है। यही कारण है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की चर्चा पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पिछले चुनाव में भले ही इस पर कोई खास चर्चा ना हुई हो, लेकिन भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनर्जी का भारत की अध्यक्ष बनना यानी इंडिया ब्लॉक की अध्यक्ष बनना कोई दूर की कौड़ी नहीं है। राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में भाजपा के खिलाफ उनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उन्हें अन्य इंडिया ब्लॉक की पार्टियों, खासकर राजद, सपा और एनसीपी यानी जो शरद पवार के पास है, का सम्मान प्राप्त है। इस पद के लिए मौजूदा इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले शरद पवार और लालू यादव जैसे दिग्गज भी उनका समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी आज राजनीति पर हावी है। लोकप्रिय वोट 2/5 हिस्से से थोड़ा कम के साथ ये शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। कुल मिलाकर ये कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आप और वामपंथी दलों की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर डाले गए वोटों के बराबर है। खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1/4 मतदाताओं ने ना तो एनडीए और ना ही इंडिया ब्लॉक को पसंद किया। इसलिए संक्षेप में बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड हो सकती है, लेकिन 60% से अधिक मतदाता गैर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ईवीएम बटन दबाते हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। सिद्धांत रूप से इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एकजुट विपक्षी उम्मीदवार सुनिश्चित करने के लिए होशियारी से सीट बंटवारे की रणनीति की आवश्यकता होती है। 2 घोड़ों की दौड़ में जीत की सीमा को 51% तक बढ़ाकर एक एकीकृत विपक्ष बीजेपी को अतिरिक्त वोटों के लिए संघर्ष करने की चुनौती देगा, खासकर महिलाओं के बीच। लेकिन जैसा कि हमने इस साल देखा, छोटी पार्टियां और निर्दलीय बीजेपी की जीत की सीमा को मैनेज करने वाले स्तर तक कम कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में इंडिया ब्लॉक के दलों के सामने एक दुविधा है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन उसने 326 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 1/3 से भी कम सीटें जीती। इस शरद ऋतु में राज्य चुनाव में इसका स्ट्राइक रेट 6ठे स्थान पर आ गया। स्पष्ट रूप से कांग्रेस जितनी सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए, उससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है। साथ ही इसके क्षेत्रीय सहयोगी भविष्य में अधिक संतुलित सीट बंटवारे के लिए सही मोलभाव कर रहे हैं। अगले 18 महीने में चुनाव होने वाले हैं। राज्य दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की कीमत पर बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है इस बात की। इस लोकसभा में कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक का सूत्रधार बनना सीखना होगा। अगर पिछली सर्दियों में ऐसा किया होता तो नीतीश कुमार को वह नेतृत्व पद मिल सकता था जिसकी उन्हें चाहत थी, और 2024 का चुनाव अलग तरह से होता। राहुल गांधी की लोकप्रिय यात्राओं और उनकी बहन प्रियंका के पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ के रूप में पदार्पण ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा हो सकता है, लेकिन पार्टी के बचे रहने का पुनः उत्थान के रूप में यह नहीं लिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या शरद पवार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व दिलाने में कामयाब रहेंगे, या कांग्रेस की मोनोपोली इंडिया ब्लॉक में बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।